साथियों नमस्कार। साथियों, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अंत में उन्हें हार माननी पड़ी। लंबे समय से भारत से पंगा ले रहे थे। वहां पर भारतीय समुदाय भी उनसे नाराज था, खालिस्तानियों को भी नाराज कर दिया था और उनके पीछे डोनाल्ड ट्रंप भी पड़ गए थे। डोनाल्ड ट्रंप भी लंबे समय से उनको गवर्नर कह के बुलाते थे, गवर्नर ऑफ कनाडा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना ऐसा था कि कनाडा को यूएसए में मिला लेना चाहिए। कनाडा एक तरीके से यूएसए के रहमो करम पे चलता है, तो क्यों ना यूएसए में मिक्स हो जाए। फिर उनके पीछे एलोन मस्क पड़ गए कि अरे अब तुम गद्दी छोड़ दो, तुमसे नहीं हो पाएगा वगैरह वगैरह। कल जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो एलोन मस्क ने ट्वीट किया और बोला कि 2025 लगता है अच्छा जाएगा। अब एलोन मस्क ने पहले ट्विटर को खरीदा, उसे एक्स बना दिया, प्लेटफॉर्म तैयार किया जहां से वो अपनी बात कह सकते हैं, जिस पर किसी तरह का कोई बंदिश ना लगी हो, क्योंकि बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सब लेफ्टिस्ट लोग चलाते हैं और उसमें आपको पता है कि किस तरह से रीच कम कर दी जाती है, ब्लॉक कर दिया जाता है वगैरह वगैरह। फिर एलोन मस्क ने ट्रंप को जिताने की जिम्मेदारी ली और खुल करके बोला हम ट्रंप का समर्थन करते हैं, ट्रंप को पैसा देंगे और ट्रंप के लिए कैंपेन करेंगे। किया भी, जितवाया भी। ऐसा भारत में नहीं हो सकता। सपोज कीजिए कल को अडानी बोल दे कि मैं मोदी को कैंपेन करूंगा, तो बवाल हो जाएगा। जब कोई लिंक नहीं है तो बवाल कर रखा, अगर बोल दे तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन यूएसए वगैरह में ये चीजें खुलेआम चलती हैं। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जितवा दिया। उसके बाद इन्होंने अपना टारगेट पकड़ा कनाडा के पीएम को, तो लगातार उसके पीछे पड़े रहे, उसकी गद्दी चली गई। ऐसे ही जर्मनी वाले के पीछे पड़ गए थे, वहां के चांसलर की गद्दी चली गई। और अब ये पीछे पड़े हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर के, और ये चाहते हैं कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर, ये अपनी गद्दी छोड़ दें। उसके लिए ये आए दिन ट्वीट कर रहे हैं और कभी वहां के किंग से कहते हैं, यूके के किंग से कहते हैं कि भाई अपने यहाँ दोबारा इलेक्शन कराओ, ये जो स्टारमर आदमी है ये आपके देश के लिए ठीक नहीं है। कभी इन्हीं से कहते हैं कि इनको जेल डाल देना चाहिए। कभी इनसे बोलते हैं कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम छोड़ दो। इस तरह के अलग अलग डेली ट्वीट्स आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। एक्चुअल में मामला है ग्रूमिंग गैंग का। ये वर्ड आजकल आप सुन रहे होंगे, ग्रूमिंग गैंग, इस्लामोफोबिया, पाकिस्तानी पीपल, यूरोप, यूके, स्टारमर, इस तरह के जो वर्ड्स हैं। ये पूरा मामला क्या है इसको मैं बताता हूं। ये मामला सामने आया था 2012 में, जब रॉथरहैम स्कैंडल के बारे में दुनिया को पता चला। ये स्कैंडल यूके में हुआ था। इस स्कैंडल में कुछ पाकिस्तानी लोग, कुछ क्या कई सारे पाकिस्तानी लोग लगभग लगभग 15 साल से कई नाबालिग लड़कियों का गिरोह बना करके उनको अपने गिरोह में शामिल करके उनके साथ दुष्कर्म कर रहे थे। और इन लड़कियों को नशे की आदत लगा चुके थे, इन लड़कियों को रास्ते से भटका चुके थे, इनका उपयोग कर रहे थे। और इस बारे में कोई पुलिस भी कोई काम नहीं कर रही थी। अचानक से 2012 में एक जर्नलिज्म, इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म के दौरान ये खबर सामने आई, तो पता चला कि ये चीजें तो लंबे समय से यहाँ चल रही हैं। और 1400 लड़कियों का उस वक्त रिपोर्ट दर्ज कराई गई इस स्कैंडल के तहत। और बाद में हाल फिलहाल में तो ये भी पता चला है कि कई दशकों से, लगभग पिछले 20 साल से यूके में कई सारे पाकिस्तानी और कई सारे इस तरह के जो इस्लामिक मानसिकता वाले लोग जो बाहर से यूके में आके बस गए हैं, वो यूके में लाखों लड़कियों के साथ इस तरह का दुष्कर्म कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी लड़कियां नाबालिग थी, 18 साल से कम की थी। अब इनको ग्रूमिंग गैंग क्यों बोला जा रहा है, ये मुद्दा एकदम से कैसे आया, उसको मैं बताऊंगा। बट पहले बैकग्राउंड में जाते हैं। बैकग्राउंड है साहब, 1990 के बाद से, जब से यहां पर गल्फ वॉर स्टार्ट हुआ, वेस्ट एशिया जलना स्टार्ट हुआ, उसके बाद 2010 के आसपास से 10-11 के आसपास, जब यहां पर पूरे जगह पर नॉर्थ अफ्रीका में अरब स्प्रिंग आई थी, तो अरब स्प्रिंग का मतलब है यहां पर एक के बाद एक देशों में एक लहर उठने लगी कि हमें अपने तानाशाह को हटाना है और डेमोक्रेसी लेकर के आनी है। तो लोग सड़कों पर आकर के प्रदर्शन करने लगे। कई जगह पर जो है फायरिंग भी होती थी, कई जगह पर प्रदर्शन भी होते थे, आगजनी होती थी, सब कुछ होता था। और कई जगहों पर तख्ता पलट हो गए थे एक के बाद एक। और डेमोक्रेसी कई जगह पे आई और कई जगह नहीं भी आ पाई। तो कई तानाशाह यहाँ से हटा दिए गए थे जनता के द्वारा। फिर इन देशों में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, मारकाट मचती रही, लंबे समय तक यहाँ पर लोग अपने जीवन से खेलते रहे। और इसी बीच यहाँ से कई सारे लोग ट्रांसफर होते हैं यूरोप की तरफ। ट्रांसफर का मतलब माइग्रेट कर जाते हैं, यहाँ से निकल के भागते हैं और इन्हें जो अगला सहारा दिखता है वो दिखता है यूरोप। पिछले लंबे समय से भाग के आ रहे थे इस तरफ से, 2011 के बाद भागना स्टार्ट किए इस तरफ से। अब देख रहे हैं यूरोप में धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती जा रही है मुसलमानों की, क्योंकि ये सब मुस्लिम कंट्रीज थे। और मुसलमानों की एक आदत है जो इस तरफ के हैं कि वो अपनी जनसंख्या बहुत बढ़ाते हैं। एक ही मुसलमान 10-10 बच्चे पैदा कर रहा है, 14-14 बच्चे पैदा कर रहा है। और यूरोप के जो लोग हैं इस समय बच्चा पैदा करने के मूड में नहीं है। वहां पर सब लोग 3-3 4-4 शादी करते हैं। तो शादी करना भी बंद कर दिया है, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, बच्चा
बच्चा पैदा करना वो एक तरीके से हेडक मानते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या है, जो यूरोप की जनसंख्या है, जो इनकी प्राकृतिक जनसंख्या है, वो तो कम होती जा रही है, और जो माइग्रेट करके यहाँ लोग पहुंचे हैं इनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जो 1990 के बाद से लगातार तेजी से यहाँ जाने लगे हैं। कई लोग पाकिस्तान से भी यहाँ जाते हैं। अब पाकिस्तान वाले यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ से फिर यहाँ भी पहुंचते हैं, दोनों रास्ते हैं, ये भी वहां पहुंच जाते हैं। भारत के लोग भी काम करते हैं, हर तरीके के लोग हैं। अब जब ये वहां गए तो चूंकि इन देशों में एक आदत है कि साहब पूरी दुनिया में कहीं भी कोई क्राइसिस आएगा तो हम बचाएंगे सबको, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, हम ह्यूमैनिटेरियन एसेट सबको देंगे, आ जाओ हमारे पास आ जाओ, अच्छा आपके पास घर नहीं है, आओ हम आपको घर देंगे। यहाँ का जो भी आदमी माइग्रेट करके इधर जा रहा था उसको ये घर दे रहे थे। किसी का परिवार बड़ा है तो बड़ा घर दे रहे हैं, किसी के 14 बच्चे हैं तो 3-3 घर दे दे रहे हैं। और जब तक उसकी नौकरी नहीं लग रही ब्रिटेन में या फ्रांस में या जर्मनी में या इटली में, विशेष तौर पर इन 4 देशों में, जब तक उस व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही तब तक उसे पैसा भी देंगे। उनको पाला, उनको पोसा, बड़े हो गए, उनके और बच्चे हो गए, उनको रोजगार मिल गया, सेट हो गए, अब उनको वोटिंग राइट भी मिल गए। तो यहां पर इन लोगों का इतना प्रभाव होने लग गया इस पूरे यूरोप में कि आज ये जितने भी माइग्रेट करके वहां गए हैं ये वोटिंग के जरिए इतना प्रभाव रखने लगे हैं कि जिस नेता को चाहें उसको जिता दें, जिस नेता को चाहें हरा दें। फलस्वरूप वहां के नेताओं ने भी इनको खुश करने के लिए एक अपीजमेंट की राजनीति स्टार्ट कर दी, जैसे हमारे देश में होता है। मुसलमानों को खुश करने के लिए सब लगे हुए हैं, राहुल गांधी लगे हैं, अखिलेश यादव लगे हैं, ममता बनर्जी लगी हैं, अरविंद केजरीवाल लगे हैं, आपने इनके वक्तव्यों से सुना होगा। ऐसा ही कुछ यहाँ होने लगा कि भाई कैसे भी करके इनको खुश रखो, क्योंकि अच्छे खासी इनकी आबादी है और ये इम्पेक्ट करते हैं वोटिंग में। इसलिए अब ये जो भी करने लगे उसके खिलाफ कोई कुछ बोलता नहीं था। पुलिस को बोल दिया गया कि इनके खिलाफ कुछ मत बोल देना। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी ये नहीं बोला गया कि पाकिस्तान से आए हुए एक व्यक्ति ने ऐसा काम किया, या वेस्ट एशिया से आए हुए एक इस्लामिक ने ये काम किया, या नॉर्थ अफ्रीका से आए हुए इस्लामिक ने काम किया। कभी ये नहीं बोला गया। बोला क्या गया कि कभी अगर बात मान लीजिए पकड़ा भी गया कोई, तो बोला ही गया कि एक एशियन आदमी ने ऐसा कर दिया, एक एशियन आदमी ने। अब एशियन तो कोई भी हो सकता है, जापानी भी हो सकता है एशियन, एशियन तो चाइना का भी हो सकता है, भारत का भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। एशियन में तो बहुत बड़ा आपने जो है शब्द यूज कर दिया, पर कभी ये नहीं बोला कि पाकिस्तानी ने किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुसलमान नाराज ना हो जाए। और अगर कोई इस चीज की चर्चा करता था तो उसे इस्लामोफोबिया बोल दिया जाता था। इस्लामोफोबिया का मतलब आप इस्लाम के प्रति नफरत फैला रहे हैं। जैसे भारत में आज हम इस चीज की चर्चा भी कर रहे हैं तो कई लोग देखना इसमें भी बोलेंगे कि हम नफरत फैला रहे हैं। भाई हम सच्चाई बयां कर रहे हैं, आप अगर गलत साबित कर सकते हो तो करो, आप कांड कर दो, वो चलता है, हम सच्चाई बयां भी ना करें। तो ये जो इस्लामोफोबिया वर्ड है ये वहीं से कॉइन हुआ, और इन लोगों ने कभी भी पाकिस्तानियों पर कार्रवाई नहीं करी, किसी पर भी कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि इनको डर था कि वोट बैंक डिस्टर्ब ना हो जाए। अब चूंकि ये अपनी आदत से मजबूर थे, अंग्रेजों को ये लगता था कि ये लोग अगर हमारे पास आएंगे तो कुछ समय बाद ये हमारे जैसे हो जाएंगे, बट ये लोग तो आदत से मजबूर है, ये कभी बदलने वाले नहीं है। ये वहां पहुंचे, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और ये इसी तरह का काम करने लगे। छोटी छोटी लड़कियों को बहलाना, फुसलाना। जब सोशल मीडिया आ गया तो सोशल मीडिया के जरिए उनको पहले चैटिंग करके बातों में फंसाना, फिर उनको मिलने बुलाना, फिर उनसे दोस्ती करना, फिर उनको बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस में ले लेना। उन लड़कियों को भी लगे कि अरे ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत अच्छे इंसान है। फिर उनको नशे की आदत डलवाना, ड्रग्स की आदत डलवाना, और फिर धीरे धीरे उनके साथ दुष्कर्म करना स्टार्ट कर देना। 11 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची, ऐसी बच्चियों के साथ ये दुष्कर्म चल रहे थे। पुलिस को भी पता थी, नेताओं को भी पता थी, लेकिन किसी ने स्टेप नहीं लिया, क्योंकि वोट बैंक नाराज हो जाता। ऐसे कई केसेस आए हैं जी, जहां पर किसी घर में 3-4 लड़कियों के साथ इस प्रकार का काम हो रहा था, 3 पाकिस्तानी मिलकर काम कर रहे थे। बाद में जब पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस ने पाकिस्तानियों को नहीं पकड़ा, उन लड़कियों को पकड़ा। किस जुर्म में? कि वो नशीली पदार्थ का सेवन कर रही थी। लड़कियों से कहा तुम ये गलत कर रही हो, गैर कानूनी है, आओ। पाकिस्तानियों से कुछ नहीं कहा कि तुम इनका दुष्कर्म कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, वोट बैंक नाराज ना हो जाए। ऐसा भी एक सीन था जहां पर एक 35 साल के पाकिस्तानी ने यहां पर 14 साल की लड़की से, नाबालिग लड़की से विवाह कर लिया। और बाद में जब पुलिस के पास मामला पहुंचा तो पुलिस ने पूछा कि भाई तुमको यहाँ का नियम नहीं पता कि 14 साल की लड़की से विवाह नहीं कर सकते? तो पाकिस्तानी कहता हमें नहीं पता यहाँ का नियम ऐसा कुछ है। तो बोले तुम्हारे यहाँ कर लेते हैं क्या? बोले हमारे यहाँ तो कर लेते हैं, हमारे यहाँ तो शरिया चलता है। तो उस ब्रिटिश अधिकारी ने उसको छोड़ दिया पाकिस्तानी को। अच्छा ऐसा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर देखिए कई कई जगह तो लड़कियों को दोषी मान लिया गया, और कई कई जगह ये हो गया कि अगर लड़कियां पकड़ी जा रही हैं किसी पाकिस्तानी के साथ या इनमें से किसी व्यक्ति के साथ, तो वो लड़कियां ये बोल दे रही हैं कि हम तो अपनी मर्जी से आए। अब झूम रही है कोई लड़की नशे में तो बोल दे हम तो अपनी मर्जी से आए, मेरा कॉन्सेंट है, मैं अपनी मर्जी से आई हूं, तुम्हें क्या मतलब, इट्स माई लाइफ। तो ब्रिटेन में तो ये है कि 12 साल 14 साल की बच्ची बोल दे कि इट्स माई लाइफ, तो फिर पुलिस कुछ नहीं कर सकती। हमारे देश में तो 18 साल से कम की उम्र की लड़की कुछ भी बोलती रहे, पुलिस नहीं मानेगी,
उसको माइनर मान के एक्यूज माना जाएगा कि तुम गलत कर रही हो, इट्स माय लाइफ क्या होता है, तुम्हें क्या पता 14 साल की लड़की हो, तुम्हें क्या पता तुम्हारी लाइफ क्या होती है। हम उनसे बहुत बेहतर हैं जी। अब ये लोग जो इस तरह का काम यहाँ करते आए, तो ये जो गैंग थी जो भैला फुसला के काम करती थी, इसको ग्रूमिंग गैंग बोला गया। ग्रूमिंग गैंग, कहीं कहीं ये वर्ड ग्रूमिंग गर्ल्स के नाम से भी आ रहा है कि ये वो गर्ल्स हैं जिनको ग्रूम्ड किया गया। अब आप कुछ भी समझे, बट ये शब्द वहां से फिल्टर हो रहा। दूसरी बात, अब यहां पर जितने भी नेतागण थे, जब पहले की बात बता रहा हूं 2012 के आसपास की, जिस समय ये बातें खुल करके सामने आई, तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्टर थे उस वक्त ब्रिटेन में, उस वक्त वो थे वर्तमान प्रधानमंत्री ब्रिटेन के। इसलिए वर्तमान प्रधानमंत्री पर भी आरोप लग रहे हैं कि उस वक्त तो आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्टर थे, यानी आपके पास तो जिम्मेदारी थी कि आपको जनता को बचाना है, और आप तो इनको सजा दिलवा सकते थे। आपने तब भी सजा नहीं दिलवाई। आप आज प्रधानमंत्री बन गए हो, तब भी आप कोई कदम नहीं उठा रहे। हम बोल भी रहे हैं तो आप जो है जेल में डाल दे रहे हो। ये मामला और ज्यादा गर्मा गया जब पिछले साल अगस्त के महीने में 3 बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां मृत पाई गई, ऐसे हत्यारों ने उनकी हत्या कर दी थी। तब यूके की जनता सड़कों पर आ गई थी और लोगों ने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया था। उस विरोध प्रदर्शन के बाद भी कई लोगों को जेल में डाल दिया गया, ये कह करके कि आप जो है जो सौहार्द की भावना बिगाड़ रहे हो, जैसे भारत में नहीं कर देते हैं, जेल में भेज दिया जाता है सच्चाई की बात करता है तो। डिक्टेटरशिप देखनी है साहब, ये देखिए आप, जेल में डाल दिया गया। और ऐसी कई बातें सामने आई। देखिए मस्क ने क्या किया वो तो मैं बाद में बताऊंगा। मस्क आजकल लगातार पीछे पड़े हुए हैं कीर स्टारमर के कि भाई ये देखिए आप जो है पाकिस्तानी गैंग के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, फिर ये भी जवाब दे रहे हैं। एलन मस्क ने ये तक कह दिया कि यूके में जो राइट्स हुए थे उसमें पुलिस का और कीर का एक गठजोड़ था, वो तो रह गई, जाहिर सी बात है। उसके बाद ऐसे कई लोग हुए जिन्होंने इसके बारे में आवाज उठाई तो उनको जेल में डाल दिया गया। देखो 1400 बच्चों के साथ हुआ था, ठीक है। जिन लोगों ने इसके विसिल ब्लोअर लिखा है ना, जिन्होंने इसके बारे में आवाज उठाई उनको जेल में डाल दिया गया। उसी प्रकार से जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि भाई ये गलत हो रहा है, जो राइट विंग के लोग थे जो बातें कह रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो आज सिर्फ इसलिए जेल में पड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने इस बात को उठा दिया। अब जब ये लगातार होने लगा तो एलोन मस्क को लगा कि यार ये आदमी ठीक नहीं है, अब इसको हटना चाहिए। एलोन मस्क का अपना फितूर है, हर आदमी इस दुनिया में ताकतवर बनना चाहता है, हर आदमी अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है। यूएसए में प्रभाव है इस इंसान का, अब आदमी कनाडा में भी प्रभाव बढ़ाएगा, जर्मनी में भी बढ़ाएगा, यूके में भी बढ़ाएगा, हर जगह बढ़ाएगा भाई। उधर जॉर्ज सोरोस करता है लेफ्ट विंग का नेता बन के, इधर राइट विंग के स्पॉन्सर ये बन गए हैं। बहरहाल तो इन्होंने लगातार ट्वीट किए, इन्होंने ट्वीट करके वहां के किंग को भी बोला कि भाई कीर स्टारमर को हटाओ, दोबारा आप चुनाव करवाओ। फिर बोला कि कीर स्टारमर को इस्तीफा दे देना चाहिए। फिर बोला कि जो है कीर स्टारमर को जेल में डाल देना चाहिए। इस तरह के ट्वीट्स आजकल में डेली आ रहे हैं और ये बोला जा रहा है कि कीर स्टारमर इन पाकिस्तानियों को, इन इस्लामिक लोगों को जानबूझ करके बचा रहे हैं। और कीर स्टारमर का कहना ऐसा है कि आप इस तरह की बातें करके इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं, जैसा भारत में नहीं होता है। अब देखिए सच्चाई मैं आपको दिखाता हूं। ये एक जो है रिपोर्ट है और इसके अनुसार यूके में 39% मुसलमान ऐसे इलाके में रहते हैं जो पिछड़ा इलाका है यूके का। और इसमें भी यूके में भी अगर देखा जाए तो इनकी मैं आपको परसेंटेज बताता हूं। देखो, द प्रपोर्शन ऑफ पीपल हु आइडेंटिफाइड एज मुस्लिम हैज राइजन बाय 1.2 मिलियन इन 10 ईयर्स। पिछले 10 साल में 12 लाख मुसलमानों की संख्या बढ़ गई है यूके में। और ये संख्या 2011 में टोटल मुसलमान 4.9% थे यूके में, जो अब 6.5% हो गए हैं। 10 साल में इतना बढ़ गया जी। तो कैसे प्रभाव नहीं होगा इनका? और आवाज कोई उठा नहीं रहा। आवाज उठाने वाला एक नेता था जिसका नाम है टॉमी रॉबिन्सन। आप पहले बात सुनिए। ब्रिटेन में 3 अभी पार्टी चर्चा में रहती हैं। लेबर पार्टी लेफ्टिस्ट है जिसके प्रधानमंत्री कीर स्टारमर है, कंजर्वेटिव को हरा के आई है ऋषि सुनाक वाली, और अभी जो एलोन मस्क हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं एक पार्टी को फंड करने को तैयार हूं, $100 मिलियन देने को तैयार हूं, आप इनको हटाओ और आप सत्ता में आओ। और इस पार्टी का नाम है रिफॉर्म पार्टी, ठीक है। अब इस पार्टी में एक नेता हुआ करते थे टॉमी रॉबिन्सन, इनकी शक्ल है ये। इसको बहुत ज्यादा समर्थन देते हैं एलोन मस्क, और एलोन मस्क का कहना है कि टॉमी रॉबिन्सन को ही अब पीएम बनना चाहिए। लेकिन हुआ ये कि जब टॉमी रॉबिन्सन इस चीज के खिलाफ जो वहां पर हो रहा है पाकिस्तानियों द्वारा, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, तो वहां की अदालत ने अक्टूबर में उनको 1.5 साल की जेल करार दे दी और आरोप लगा दिए कई सारे कि आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, आपने दंगे भड़काए हैं, आपने जो है इस्लामोफोबिया फैलाया है। इस तरह के कई सारे आरोप लगा के उनको जेल में डाल दिया गया। अब उनके जेल में, यानी कि टॉमी रॉबिन्सन के जेल में जाने के बाद जो इस पार्टी में दूसरा नेता उभर करके आया वो है नाइजेल फराज।
ये उनकी शक्ल है। अब नाइजल फराज और एलन मस्क की भी अच्छी मतलब बॉन्डिंग चल रही थी, और एलन मस्क ने नाइजल फराज से कहा कि भाई ये काम करो, आप पार्टी के नेता हो, आप पार्टी को आगे बढ़ाओ, मैं आपको $100 मिलियन का फंड देने को तैयार हूं, बट एक काम करो, कैसे भी करके इनको जेल से निकलवा लो। इस पर ये नाराज हो गए, क्या तो उनकी जरूरत क्या है, मैं हूं तो। इस बात पर एलन मस्क और नाइजल फराज में भी लड़ाई हो गई है। अब ये दोनों आपस में ट्वीट कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, नाइजल फरार उनको गाली दे रहे हैं, वो नाइजल फरार को गाली दे रहे हैं। मतलब ले देखिए अभी इतनी उठापटक हो रही है, और पूरा यूके इस वक्त हिला हुआ है, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा तख्ता पलट वहां पर हो जाए, क्योंकि अब ये मामला इतना ज्यादा गर्मा गया है। ट्विटर के एक्स के माध्यम से लोगों को पता चल गया है, लोगों में संवेदनाएं जा रही हैं। अब लोग कह रहे हैं कि इतने साल से हमारे देश के लोगों के साथ ये हो रहा है, तो आवाजें उठने लगी हैं कि अब इन्हें यहाँ से भगाओ, बहुत हो गया। फ्रांस में पिछले साल इन्होंने दंगे किए थे, हम सबके सामने है। जर्मनी में किस तरह से ये अभी कार लेकर के एक आदमी क्रिसमस के दौरान आपने देखा होगा, एक सऊदी अरेबिया का एक शख्स जो डॉक्टर था जर्मनी में, वो कार लेकर के चढ़ गया 70 लोगों के ऊपर। सेम यूएसए में घटनाएं हुई। इनकी जो घटनाओं को देख करके अब पूरी दुनिया में आवाज उठ रही है कि नहीं, यहाँ से निकालो। भारत में रोहिंग्या बांग्लादेशी क्या कर रहे हैं कहने की जरूरत नहीं है। दिक्कत यह है कि अब हम इन सब चीजों की चर्चा भी कर दें ना, विद फैक्ट चर्चा कर दें, तो लोग मानने को तैयार नहीं होते। लोग कहते हैं कि हम हेट फैला रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये मानवता फैला रहे हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार कई रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 20 साल में 2.5 लाख लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है। 2.5 लाख यूके में। भारत में एक लड़की के साथ हो जाता है तो पूरी दुनिया में खबरें बन जाती हैं, यूके के अखबार तो लाइन लगा देते हैं ऐसी खबरों की। और 2.5 लाख के साथ हुआ है। सोचो उन देशों में हम में कितना अंतर है। ये अपने आप को डेवलप नेशन कहते हैं, ये बेवकूफ बनाते हैं दुनिया को नैरेटिव में फंसाते हैं। नैरेटिव इसी को नैरेटिव कहा जाता है कि तुम बस बोलो मत कुछ भी। तो साहब ये पूरी कहानी है। अब इसमें आगे क्या डेवलपमेंट होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। बाकी हमने आपको सब कुछ बता दिया कि किस तरह से वहां पे आवाज उठाने वालों को जेल में डाला जा रहा है। ये यूके है, ये है डिक्टेटरशिप। मोदी किसी एक को डाल देता तो यहाँ पता नहीं क्या हो जाता। वो लोग चाहते हैं कि यहाँ मोदी ऐसी कुछ गलती करे और यहाँ भी तख्ता पलट हो। पर अब पूरी दुनिया में राइट विंग की धीरे धीरे पकड़ बनती जा रही है, तो आने वाले समय में हो सकता है भारत के लिए ठीक रहे। खैर मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई अपडेट आएगी तो डिस्कस करेंगे। नमस्कार।